हाय हेलो स्टडीमर्स। आज तारीख है 27 जून 2020। आज शनिवार है तो आज हमारे पास कार्टून नहीं रहेगा डिस्कस करने के लिए, बट हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। आर्टिकल से पहले हम आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि कार्टून आज नहीं है। कहते क्या है कि अवसर और सूर्योदय दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या होता है कि जो लेट करते हैं वो इन्हें खो देते हैं। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है तो आपको उसे ग्रैब करना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई उसके चक्कर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑन अ डेली रूटीन में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि सूर्योदय के पहले इंसान को उठ जाना चाहिए। ये थॉट यही बताता है। आर्टिकल की तरफ हम मूव करेंगे। आर्टिकल में सबसे पहला हमारा आर्टिकल मीन क्राइसिस के रिगार्डिंग है। ठीक, अब क्राइसिस में देखिए सिनारियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, कि गेटिंग आउट ऑफ द गन्स जम्स एंड स्टील क्राइसिस। अब हम इन तीनों टर्म्स को अलग अलग तरीके से थोड़ा ब्रेक करके समझेंगे कि अब यहाँ गन्स को रेफर किया जा रहा है कि बॉर्डर पे जो हमारा चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके रिगार्डिंग। जम्स इंडिकेट करता है ये कोविड 19 को एंड कोरोना वायरस को। और जो स्टील है, क्योंकि स्टील हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बैकबोन हुआ करती है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से हुआ क्या कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी है कह रहे उसमें भी क्राइसिस जनरेट हो गई है। हमारी जो जीडीपी है कह रहे वो क्या हो रही, कंप्रेस हो रही है। कितना कंप्रेस हो रही है? अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है कि 4.5% निगेटिव जाने वाली है, जहां पॉजिटिव जाने वाली थी कह रहे वहां पर -4.5% या फिर 4% पॉसिबल है। अब हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे कि इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन किन किन बातों पर है। राइटर यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन करके डिफरेंट डिफरेंट पैरा में एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले ये बात करते हैं गन की। कहते क्या है कि इंडिया के पास तीन चीज़ें फेस करने के लिए हैं। ठीक है, पहला है गन, जर्म्स एंड स्टील। अब गन्स के रिगार्डिंग हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है कह रहे वो इससे डील करेगा। कह रहे वो बॉर्डर के डिस्प्यूट को, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है मीन जो डीआरडीओ है कह रहे ये लोग मिल करके इसे कर्टल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये जम्स को कर्टल करने की कोशिश कर रही है कि मीन जो बीमारी है, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इसे देख रही है। फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये किन चीज़ों से डील कर रहे हैं? ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, और इन सब में कि कैसे हमें अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेकर के आना है। क्योंकि राइट नाउ जब लॉकडाउन है तो डिमांड कम होने की वजह से हुआ क्या कि डिफ्लेशन आ गया था। हर चीज़ें बहुत बहुत सस्ती हो गई थी। ठीक है, और किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन, ये दोनों ही चीज़ उस इकोनॉमी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमारी तीन मिनिस्ट्री हैं और ये तीन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। अब हम वन बाय वन उसके उसके पीछे मीन उसकी हम एनालिसिस करेंगे। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग राइटर कंपेयर करते हैं कि इंडिया अपनी जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 2% खर्च करता है, केवल 2% खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जीडीपी मीन चाइना का जीडीपी का जो बेस है कह रहे हैं वो इंडिया से 4 टाइम ज़्यादा है, बट स्टिल वो इंडिया के जीडीपी का परसेंटेज का 3 गुना ज़्यादा वो खर्च करता है अपने डिफेंस पर। राइट, तो मीन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है चाइना का कह रहे हैं इंडिया से तो कई गुना ज़्यादा है। अगर अगर हम केवल डिफेंस की बात कर ले तो राइटर अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जाएंगे। बोलेंगे कि जब मई 1999 में जब कारगिल वार हुआ था कह रहे उस वक्त भी इंडिया अपने जीडीपी पे बहुत कम एक्सपेंस करने वाला था, लेकिन उसे अचानक सा 20% उसे बढ़ा देना पड़ता है। मीन अपने एक्सपेंडिचर का 20% उसने बढ़ा दिया था कारगिल वॉर के बाद। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि जब वॉर आपका एक बार हो जाए, जब आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद आप ये डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने का कोई विशेष फायदा है नहीं, और आपको डिफेंस के एक्सपेंडिचर को पहले ही इंप्रूव कर लेना चाहिए। जबकि अब राइटर यहाँ पर एक यहाँ पर खामे भी गिनाते हैं कि 2021 के लिए इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ने के बजाय घट गया था। और जब इंडिया ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर घटाया तब उसी के बाद से जो डिफेंस की क्राइसिस होती है कह रहे वही जनरेट हो जाती है। तो इंडिया अगर स्लोवली स्लोवली अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा होता तो आज की डेट पे उसके पास एक अच्छा बजट होता जो इन डिफेंस की चीज़ों से वो डील कर सकता था। क्योंकि आज इमिडिएटली हमें कोई भी चीज़ अगर परचेस करना होता है तो उसके लिए हमें एक बड़े फंड की आवश्यकता होती है, जो कि राइट नाउ इंडिया के पास नहीं है।
क्योंकि इंडिया ने जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं कह रहे वो खुद मैन्युफैक्चर करती नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो इस मामले में चाइना से हमें एक जो सुपर पावर है मीन बेसिकली उससे हमें एक बड़ा थ्रेट जरूर है। फिर ये सेकेंड टर्म की ओर मूव करते हैं, कहते हैं चलिए अब हम हेल्थ क्राइसिस की ओर देख लेते हैं, जिसे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खैर उस पर जो हमारी जीडीपी का जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं केवल 1.5% खर्च करते हैं, लेकिन चाइना अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3% खर्च करता है, जबकि दोनों की जीडीपी में मीन दोनों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी की 4 गुना है, बट स्टिल वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3% खर्च कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आप कुछ यूँ समझो कि अगर चाइना का जीडीपी 300 रुपये का है, इंडिया का जीडीपी 100 रुपये का है, तो इंडिया अगर 1.5 रुपये खर्च कर रहा है तो स्टिल चाइना अपना 3% खर्च कर रहा है, मतलब 9 रुपये खर्च कर रहा है। राइट, तो इस इंडिया के साथ केस क्या हो गया कि हेल्थ क्राइसिस आई है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है, उसे पैसों की वहाँ पर भी ज़रूरत है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उसे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कम पैसे खर्च करता आया है। और राइट नाउ ये तो पेंडेमिक की सिचुएशन है, मीन दो प्रॉब्लम एक साथ आ चुकी है। अब हम तीसरी टॉपिक की ओर मूव करेंगे, जिसमें है कि एक्सपेक्टेड ये था कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो डबल डिजिट में जाने वाला था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ग्रोथ रेट 10% के आसपास लेकर के चलेगा, मतलब जीडीपी बढ़ेगा ना कि घटेगा। लेकिन इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जो हमारा थर्ड वाला क्राइसिस है, कह रहे वो यही है कि जीडीपी क्या हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है। कह रहे हमारे हमारे जीडीपी का लॉस हो रहा है। और जीडीपी का कितना लॉस हो रहा है, ये डिफरेंट अनुमान है कि जितने लोग उतनी तरह की बातें, बट स्टिल कंप्रेस तो हो रहा है और नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में 4 to 5% के पॉसिबल है। अब राइटर इतनी प्रॉब्लम को गिराने के बाद सोल्यूशन की ओर भी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इंडिया कर क्या कह सकता है, कह रहे हैं कि इंडिया एक काम कर सकता है, या तो पैसे उधार ले ले। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा डेप्ट करता है, बहुत ज़्यादा पैसे वो बारो करता है, अगर पैसे की बोरिंग्स होगा क्या कि इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने की वजह से उसकी रेटिंग घट जाएगी। मीन हर कंट्री की एक रेटिंग होती है कि उसी को देख करके इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया अगर जंक कंट्री की कैटेगरी में चला गया तो जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कह रहे उनके अंदर एक हेजिटेशन आ जाएगा कि ये कंट्री इतना डेप्ट में है, इतना इसके ऊपर कर्ज है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो कह रहे इंडिया या तो अपनी करंट इन प्रॉब्लम पर ध्यान दे, ठीक, या तो अपनी उस रेटिंग को बचाए। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम से डील करने के लिए अगर वो पैसा उधार लेती है, क्योंकि इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली एक अनुमान है कि अगर तीनों प्रॉब्लम को अगर उसे डील करना है तो उसे उसके जीडीपी का 8% चाहिए होगा। अब उसे अपनी जीडीपी का 8% वो पैसा उधार में ला सकता है, कहीं से बारो करके ला सकता है, तो उसके साथ केसेस ये है कि उसके रेटिंग पर नुकसान पहुंच सकता है। और रेटिंग के नुकसान से होगा कि जो हमारी एफडीआई या जो एफआईआई आने वाली है इंडिया में, कह रहे वो रुक सकती है या लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। कह रहे इनअदर केस देख लेते हैं कि क्या आरबीआई प्रिंट कर सकती है क्या पैसे, कि मीन जितने पैसों की जरूरत है, कह रहे हैं अपना ही रुपया है, फटाफट प्रिंट कर दो, प्रिंट करके सब में बांट दो। लेकिन फिर अगेन अगेन यहाँ पर एक और बात बताते हैं, कहते हैं आप पैसे प्रिंट तो कर दोगे जैसा अमेरिका ने किया था 1930 के टाइम में, पैसे तो ढेर सारे पंप इन कर दिए थे, कई बिलियन उन्होंने प्रिंट कर दिया था पैसा। लेकिन अमेरिका और इंडिया में बहुत मेजर डिफरेंस है। ज़्यादातर इकोनॉमीज अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसको रिजर्व मनी के रूप में रखती हैं। तो इसकी वजह से जैसे ही अमेरिका ने डॉलर प्रिंट किए तो वेरियस जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने रिजर्व में डॉलर्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। उसमें से एक बड़ा चंक चाइना ने एब्जॉर्व कर लिया। तो जिसकी वजह से कि मीन अमेरिका का पैसा प्रिंट करना, कह रहे वो चाइना के लिए बेनिफिट हो गया, क्योंकि चाइना ने अपनी अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया और डिवैल्यूएट करके एक फॉरेक्स रिजर्व को जनरेट कर लिया, जिसकी वजह से आज के डेट में चाइना के पास एक बड़ा फॉरेन रिजर्व है और वो भी डॉलर के फॉर्म में है। तो जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है कि वो छोटी छोटी कंट्रीज को एक बड़े फॉर्म में लोन दे पा रहा है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया की करेंसी बहुत कम कंट्रीज में वैल्यूएबल है और बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो इसे एक रिजर्व के रूप में रखती हैं। मतलब इंडिया अगर पैसा प्रिंट करता है, अगर अपने नोट्स को प्रिंट करता है, तो कोई अनदर कंट्री उसे कंज्यूम नहीं करने वाली है और अचानक सा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और जो बॉटम लाइन में जो पर्सन है,
तो उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनके पास जॉब नहीं है, एक तो ऑलरेडी उनके पास पैसे नहीं है, और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें बिल्कुल अचानक से बढ़ जाएंगी, और जो बिल्कुल नीडी चीज़ें हैं कह रहे उनकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इसकी वजह से एक बड़ी जो पॉपुलेशन है कह रहे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाएगी। तो इंडिया के पास जो दोनों प्रॉब्लम है कह रहे कि उसका उसका कोई ये वाला सोल्यूशन नहीं है कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया उसे बारो कर ले। लेकिन राइटर के अकॉर्डिंग कि इसका सोल्यूशन क्या, पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। राइटर कहते हैं कि आप मिड वाला रास्ता अपना सकते हो। राइटर के अकॉर्डिंग आप मिड वाला रास्ता अपना सकते हो। अब मिड वाले रास्ते में आप करोगे क्या कि आप कुछ पैसा आप बारो कर लो, कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा आप बारो कर लो, और कुछ आप बॉन्ड इशू कर दो। क्योंकि बॉन्ड में होता क्या है, आपका वो डेप्ट जरूर होता है लेकिन वो काफ़ी सिक्योर होता है, तो जिसकी वजह से आपके जो रेटिंग एजेंसीज हैं, आप डायरेक्टली अगर आप पैसे बारो करो उसमें, और जब इस प्रकार से जब आप म्यूनसिपल बॉन्ड और जो लोकल बॉन्ड को इशू करे कह रहे हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। कह रहे हैं आप इसके थ्रू ये वाला काम कर सकते हो, लेकिन पैसे पंप इन करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप सेटबैक हो सकते हो, आप बैठ सकते हो, और आप चीज़ों को नॉर्मल होते हुए भी देख सकते हो बिना कुछ किए भी। तो बट इंडियन इकोनॉमी पे इन तीनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब राइटर उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे कि पैंडेमिक की सिचुएशन में हुआ क्या कि लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने या तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूव कर गए हैं, या तो उन्होंने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं कह रहे हैं कुछ फॉर्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर के जा चुके हैं। लेकिन अब वो कोर्स और वो प्रोग्राम जो इंटरेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है, कह रहे हैं उसको तो हम ऑनलाइन लेकर के हम जा ही नहीं सकते हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग की बात करते हैं कि अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर हम चले भी जाएं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का तरीका और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लर्निंग जो मोड होता है कह रहे हैं बहुत ही अलग होता है। कह रहे हैं कि एक प्रोफेसर, एक टीचर जो एक लंबे समय से इंटरेक्शन वाली क्लास लेता आ रहा है, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता चला आ रहा है, जबकि ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हो, बेसिकली केवल आपको वन बाय वन करके आपको चीज़ों को डिलीवर कर देना होता है। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि वो टीचर, वो फैकल्टी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगी वो ऑनलाइन मोड में जाने में, या तो वो हेजिटेट करेंगी या तो पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगी। ये तो वन साइड हो गया कि टीचर पढ़ा नहीं पाएगा। फिर अनदर साइड कि ऐसा होता है कि उस टाइम पे जिस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, कोई जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के पास टाइम हो और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा करके वो लाइव क्लासेस ले लेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हर किसी के पास वो इंटरनेट की वो कैपेबिलिटी हो भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो एक स्किल की जरूरत पड़ेगी, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, उसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है कि रूरल पॉपुलेशन एक बड़ी पॉपुलेशन है जो कि उस पर डिपेंडेंट है। तो आप हायर एजुकेशन आप उनको कैसे दे सकते हो। और अनदर कई प्लेटफॉर्म इंडिया ने लॉन्च जरूर किया है कि NELT करके उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, स्वयं को लॉन्च किया हुआ है, लेकिन इंडिया को इनकी रेटिंग पर ध्यान देना चाहिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्वयं एप्लीकेशन पर खुद को इनरोल करते हैं, कोर्स को पूरा करते हैं और अपने सर्टिफिकेट को ले लेते हैं। कह रहे हैं एक बार अगर इसको एनालाइज करने के बाद हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पेंडेमिक की सिचुएशन में कोविड-19 का जो टाइम है कह रहे हैं ये हो सकता है 1 साल या 2 साल, मीन 2021 22 या हार्डली 2024 तक, मीन 2024 तक 3 से 4 सालों में इस कोरोना वायरस का प्रभाव जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो ये जो आपकी शिफ्टिंग है ना, जो भी इंस्टीट्यूशन है कह रहे हैं वो अपने कन्वेंशनल तरीके पर चली जाएंगी। तो ये जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपका प्रयास है इस प्रकार से करने का, कह रहे हैं जब तक आप प्रॉपर तरीके से इसकी हाइपोथेसिस और प्रॉपर रिसर्च नहीं कर लेते हो तब तक आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इसेंशियल चीज़ें हैं कह रहे हैं वो स्टूडेंट तक आप राइट नाउ आप ऑनलाइन पहुंचा सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम हो गया, जो इवेल्युएटर्स होते हैं कह रहे हैं कि वो आप ऑनलाइन तो नहीं करवा सकते हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप सहारा लेते भी हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सीमा तक आपकी मदद करेगा, उन मेट्रोपॉलिटन सिटी में वर्क करेगा, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेगा। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल मणिपुर में पॉलिटिकल क्राइसिस के रिगार्डिंग है। अब मणिपुर में हुआ कुछ यही था कि राज्यसभा में चुनाव होना था, मेन जो हमारे अपर हाउस है कह रहे उसमें इलेक्शन होना था।
तो अपर हाउस में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के जो मेंबर होते हैं, कह रहे वो तो उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसी वजह से कि कुछ एमएलए होते हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ पर मेन पार्टी मेन एक तरह से रूल नहीं करने दिया जाता है, मेन वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है। क्यों नहीं फॉर्म कर पाती है? बीजेपी के पास 21 सीट थी, कांग्रेस के पास 28 है, बट स्टिल कांग्रेस वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके ही कुछ मेंबर ने कि जो लीडर्स थे, कह रहे वो क्या कर सकते हैं कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो वहाँ पर 10th शेड्यूल अप्लाई हो जाता है कि अगर कोई मेंबर, अगर पॉलिटिकल पार्टी मीन जो लीडर होता है जैसा वो कहेगा अगर वैसा नहीं करता है, तो बेसिकली करना क्या चाहिए, हाउस को उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यही नहीं हुआ कि कांग्रेस के लीडर ने कांग्रेस की जो कोर टीम थी, कह रहे उसके साथ बगावत तो किया, लेकिन एज पर एज लॉ जो काम होना चाहिए था कि उनकी योग्यता को निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी योग्यता को निरस्त नहीं किया और बीजेपी वापस से इन उनके उनके वोट का फायदा लेकर के वापस से वहां पे क्या कर उसने गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। तो मेन राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए ये सारी तरह की प्लानिंग की गई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो एथिक्स है, जो कोर वैल्यूज है, कह रहे हैं वो उस पर आघात पहुंचता है, ये राइटर का कहना है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है वो साइंस फेनोमेनन की बात करते हैं। कहते हैं जो रिसर्च होती है ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, कह रहे ये टर्म सबसे पहले 1991 में इशू होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब ये है कि आप किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए अगर आप कोई भी दवा लॉन्च करते हो तो उसका एविडेंस जरूर होना चाहिए, उसके रिसर्च का एक प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ बाबा रामदेव की मेडिसिन की बात कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि ये कोरोनिल और स्वारस, ये दो मेडिसिन का उन्होंने प्रॉपर लॉन्च किया और बोला कि ये 100% कोविड क्योर है। ठीक, अब राइटर के अकॉर्डिंग 100% क्योर तो कोई एलोपैथी मेडिसिन और कोई भी सर्जरी कभी हुई ही नहीं। कह रहे इतने टाइम का रिसर्च है, एज पर एज मैं एलोपैथी का साइंटिस्ट हूं और मैंने इतने रिसर्च किए हुए हैं, बट स्टिल एलोपैथी की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो 100% वर्क करती हो। कह रहे हैं आप 100% आप क्योर कैसे हो सकते हो? कह रहे हैं कि ये फ्लॉ है। कह रहे हैं बाबा रामदेव का जो क्लेम है कि 100% पेशेंट उनके ठीक हो गए हैं, कह रहे हैं ये इट सेल्फ क्रिएट करता है कि इनके प्रोसेस पर, इनकी हाइपोथेसिस पर। कहते हैं कि जो साइंस का मेन थीम होता है रिसर्च करने का, कह रहे वो हर जगह बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायल किया तो फंक्शन करेगा, लेकिन अनदर पर्सन ट्रायल करेगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए पहली बात कि आपकी पहली ही जो हाइपोथेसिस है, कह रहे ये कटघरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब एलोपैथी जो इतनी सक्सेसफुल मेडिसिन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एलोपैथी है तो वो केवल वही मेडिसिन को वो कर सकती है, रिसर्च कर सकती है, बट मैं फिर ये भी करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आयुर्वेदा ने मेडिसिन को रिसर्च कर लिया या उसका आउटकम निकाल लिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि राइटर क्या है कि एक एलोपैथी साइंटिस्ट है, तो वो ये बातें बोल रहे हैं अपने अपने इस पूरे आर्टिकल में। कह रहे हैं कि ठीक है, आयुर्वेदा अगर सच कर भी लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे उसका प्रोसीजर जरूर फॉलो होना चाहिए। ट्रायल किस प्रकार से होना चाहिए, कह रहे हैं उसे बताया जरूर जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा सैंपलिंग इनकी बहुत छोटी थी। कह रहे सैंपलिंग में उन्होंने पहले 45% को लिया, फिर 50% को लिया, जिनके अंदर बहुत स्लाइटली सिम्टम थे। मीन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत स्लाइटली था। वो पहले 3 दिन में भी रिपोर्ट करते हैं तो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है, और फिर 7 डेज में बताते हैं कि पूरी तरह से जो कोविड-19 का जो पेशेंट है वो ठीक हो गया है। ठीक, कह रहे पहली बात तो आपकी सैंपलिंग कम है। फिर सेकंड थिंग कि आपका ट्रायल का जो प्रोसीजर है, कह रहे ये पूरी तरह से गलत है, और 100% क्योर आपका क्लेम करना यह भी गलत है। ठीक है। अब फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन की बात करते हैं, कहते हैं इतना हाइप हुआ कि चाइना में, अमेरिका में, कह रहे हैं लोग इससे ठीक हो रहे हैं, लेकिन जब कई रिसर्च निकल करके आई, जब इस पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट से जब उसे प्रॉपर तरीके से चेक किया गया, तो ये पाया गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन इफेक्टिव तो है, लेकिन पूरी तरह से वो कोविड-19 को क्योर नहीं करती है। तो कह रहे बाबा रामदेव को, कह रहे वही प्रोसीजर साइंटिफिक टेम्परामेंट को फॉलो करना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, उसके बाद ही उन्हें आगे मूव करना चाहिए था। तो द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, सारे आर्टिकल को मैंने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।